अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत के लिए कोई उम्मीद की किरण निकली है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब से आने वाला वजीर खारजा की क़यादत का वफ्द इंपॉर्टेंट तरीन एग्रीमेंट्स की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर जो ताकत का टीका दरकार था, शायद वो लगने के दिन अब आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर सियासी महाज के ऊपर देखी तो शहबाज शरीफ साहब की टीम और खुद शहबाज शरीफ साहब को बहुत से सियासी मसाइल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले के पार्लियामेंट के इजलास से बखूबी जो सियासी मुबस्सिरीन हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासी तौर पर इस वक्त हुकूमत कितनी कमजोर पोजीशन पर नजर आती है। चंद लोगों के ओहदा उठाने के मौके के ऊपर जिस किस्म का अपोजिशन की तरफ से मरबूत और मजबूत एहतजाज किया गया, उससे लगता यह है कि हुकूमत के लिए कार खैर चलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और ये यकीनन इम्पोर्टेंट इसलिए भी साबित हो सकता है क्योंकि हुकूमत को आगे चलकर अहम तरीन फैसलों के हवाले से कम पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की जरूरत जरूर पेश आएगी। खास तौर पर चाहे वो IMF से होने वाले मुमकिन मुआहदे हों, उनकी शराइत माननी हो, या फिर नई टैक्सेस का निफाज हो, या फिर जून में पेश किया जाने वाला नया बजट हो। हर मोड़ और हर लम्हे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ दीगर इत्तेहादी जमातें यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने का बाइस बनेंगी। लेकिन उनका अव्वलीन तकाजा यह है कि खास तौर पर जो इलेक्शन में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में उनके साथ मुबैना तौर पर जो धांधली की गई और फॉर्म 47 के उनके बकौल जो हुकूमत कायम की गई है, उस हुकूमत का खात्मा किया जाए। और इसके लिए पहली जो हिकमत अमली है वो इस अपोजिशन की ये है कि एक मरबूत और मुकम्मल किस्म का प्लान के साथ एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए। ईद की छुट्टियों से पहले ये खबर आई थी कि एक अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है, जिसकी क़यादत बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती नजर आ रही थी। लेकिन अभी तक उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे ये वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन एक और मसला जो दरपेश है इस इत्तेहाद के हवाले से, वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे जुड़ी जमातों का भी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जमात है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डूबती हुई कश्ती को सहारा दिया था, और एक ऐसे वक्त में दिया था जब किसी भी जमात की तरफ से उनके लिए बाहें नहीं फैलाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ उनको वो प्लेटफॉर्म दिया गया, अपनी जमात का नाम दिया गया और उसके साथ हर तरह की सहूलत देने की कोशिश की गई। लेकिन खबरें ये हैं कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मफाद के बाद अपने रास्ते जुदा कर ले। लेकिन इसमें कितनी सदाकत है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले शख्सियत मौजूद है, सबसे मुस्तनद है इस बारे में बात करने के लिए। और प्रोग्राम में पहली दफा शामिल हो रहे हैं सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। रजा साहब, सर पहले तो सर बड़ी नवाजिश आपकी कि आपने प्रोग्राम में पहली मरतबा शिरकत की है। सर ये फरमाइएगा कि बहैसियत इस जमात के सरबरा, पहले तो ये कितना इंपॉर्टेंट फैसला था कि PTI को अपना नाम, अपनी जमात का नाम, अपना स्टेटस दे देना और बदले में कुछ ना लेना, और उसके बाद जो अप्स एंड डाउन्स आते रहे इस इत्तेहाद में, तो ये तजुर्बा कैसा साबित हुआ सर आपकी जमात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, हम PTI के साथ पुराने इत्तेहादी हैं गुज़श्ता 7 साल से, और हमारी कमिटमेंट खान साहब के साथ बहुत फर्म थी, और वो खान साहब के अपने कंडक्ट की वजह से थी, क्योंकि खान साहब ने हमेशा हमें इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप थी उन्होंने इज़्ज़त एहतराम दिया। मुश्किल की ये घड़ी थी, पहले इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का छीना गया, उसके बाद कैंडिडेट्स की हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया, और उसके बाद बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का पर्पज़ ये था कि फ्लोर क्रॉस ना हो सके। जब तमाम अराकीन एक पार्टी ज्वाइन कर लेंगे अबव देन 300 पार्लियामेंटेरियंस, तो वो फिर किसी भी अहम मौके के ऊपर फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकेंगे। और जैसा आपने देखा कि स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, सदर का इंतखाब हो, सेनेट का इंतखाब हो, हमारे वोटों की तादाद कम नहीं हुई, और जितने हमारे वोट नेशनल में और रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज में मौजूद थे वो वहाँ पर कास्ट हुए। ऑब्वियसली इस फैसले के हवाला से एक प्रेशर भी था, एक दबाव भी था। शायद बुनियादी मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन की हैसियत को आज़ाद ही रखना था, ताकि उसके बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, या कुछ अराकीन को किसी जानब धकेल दिया जाए, कुछ अराकीन को किसी दूसरी पार्टी की तरफ धकेल दिया जाए। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस शेल्टर की वजह से और खान साहब के इस फैसले की वजह से अब वो उन अराकीन के लिए अपनी हैसियत को इंडिपेंडेंट रखना या फ्लोर क्रॉस करना मुमकिन ना रहा। इसमें मैं कतन ये नहीं कह रहा कि कोई विलिंग था फ्लोर क्रॉस करने के लिए, लेकिन जाहिर है आपको पता है कि बेतहाशा प्रेशर्स जो हैं वो माउंट किए जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाए जाते हैं। तो मैं उस ग्राउंड के ऊपर कह रहा हूं, तो प्रेशर था, चीजें थी, लेकिन मैं चूंकि मेरी कमिटमेंट थी खान साहब के साथ, मेरी जमात की कमिटमेंट थी खान साहब के साथ, और मैं शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मेरी फैमिली वाहिद फैमिली है जिसके 7 अफराद स्ट्रेट अवे 9 मई के केसेस के अंदर नामजद हुए, मेरी हमशीरा समेत, मेरे बहनोई, मेरे भाई जो कि पाकिस्तान में थे भी नहीं,
गई, वो भी उसमें नामजद हो गए। मेरी पार्टी के 180+ जो कारकुन हैं वो मुख्तलिफ मुकदमात में फंसे, लेकिन जब ये फैसला हुआ तो मेरी शूरा ने मुझे ये मुकम्मल मैंडेट दिया। मैं उनका मशकूर भी हूँ कि हम मुश्किल वक्त में अपने साथी के साथ खड़े रहेंगे। सर मुझे एक सवाल की इजाजत दें, लेकिन फिर क्या वजह थी कि सर आपने खुद भी जब इलेक्शन कंटेस्ट किया तो आपने अपनी जमात के बैनर तले नहीं किया, आपने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किया, इसकी क्या वजह थी फिर? क्योंकि इसके ऊपर पूरी वो कंट्रोवर्सी फैली और मसाइल हुए। बिल्कुल, मैं यही आप ही की जुबानी जानना चाहती हूँ। जी सर। जी बिल्कुल, इसका मैं आपको बताता हूँ जी। हुआ ये कि फैसला ये किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद और MWM पंजाब के अंदर बल्ले के इंतखाबी निशान पर कंटेस्ट करेंगे। हमारा चूंकि एक अलायंस बना था तो हम एक ही निशान पर जाना चाहते थे। जब बल्ले का निशान वापस लिया गया तो टिकट जमा करवाने का जब लास्ट डे था, काजी साहब अपनी हेयरिंग कर रहे थे, तो हमें चीज़ों का इदराक हो गया था। मैंने रात 9:30 बजे के करीब अपनी जमात का अपना टिकट, और न सिर्फ अपना बल्कि और बहुत सारे अराकीन का, हमने रिस्पेक्टिव ROs के पास जमा करवाया। आई गॉट द एविडेंस ऑफ दैट एज वेल, मेरे पास उसका सबूत मौजूद है। लेकिन मेरा टिकट जमा होने के बावजूद और मेरे जमात के अराकीन के टिकट जमा होने के बावजूद हमारी हैसियत को रात 12 बजे मुख्तलिफ ROs की तरफ से इंडिपेंडेंट कर दिया गया। मुझे पहले रात 12 बजे शटलकॉक का निशान अलॉट कर दिया गया। मैं उस फैसले के खिलाफ DRO साहब के पास गया कि भी मेरी जमात का टिकट तो मेरे पास रहने दें, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर आपको इससे भी मजे का खेज बात बताता हूं कि सुबह 3 बजे के करीब मेरा इंतखाबी निशान, जो कि इन राइटिंग RO साहब की तरफ से मुझे अलॉट किया गया था, मेरे पास वो इन राइटिंग मौजूद है, वो दोबारा चेंज करके मेरा इंतखाबी निशान मिनार कर दिया गया। और मेरे नीचे जो तीनों MPA थे उनके इंतखाबी निशान भी सुबह 3 बजे दोबारा चेंज कर दिए गए। तो बुनियादी मकसद शायद यही था कि हमारी कमिटमेंट खान साहब के साथ आप ये कह रहे हैं कि आपसे जबरदस्ती आपको इंडिपेंडेंट नहीं, आपका मतलब है कि आपको जबरदस्ती इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाया गया, अदरवाइज आप अपनी जमात के अंडर ही इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते थे? जी बिल्कुल, मैं बड़ा कैटेगराइज करके मैंने हर जगह पे इस बात को क्लैरिफाई किया है और हमारे पास उस हवाला से मुकम्मल एविडेंसेस मौजूद है। मेरा अपना टिकट जो जमात का सरबराह है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। मैं अब उसके ऊपर क्या कह सकता हूँ? इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम तो बोल बोल के थक गए, लेकिन ये सारी सूरत। अच्छा, लेकिन सर अब इलेक्शन कमीशन से हटके अब थोड़ा सा मामला अदालतों पर तनकीद करने पे भी चला गया है। सर ये बताएगा कि पेशावर हाईकोर्ट का जो फैसला था मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप उसके राइट नहीं बनता आप लोगों का लेने का, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे आप लोग तकरीबन 15 मार्च को। उसका स्टेटस क्या है? ना उसका केस की अभी तक सुनवाई हो सकी, अब उस पर फर्दर लाहेअमल क्या होगा? क्योंकि जो लोग हैं वो तो ओथ ले चुके हैं, मखसूस नशिस्तें अलॉट हो चुकी हैं, तो अब आप और PTI मिलकर क्या करेंगे इस पर? देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट का भी जो फैसला था, हम इसे अनफॉर्चुनेट बात, लेकिन जाहिर है अदालती फैसला था, हमने उसे तस्लीम किया, लेकिन हम उसे अनफॉर्चुनेट करार देते हैं और उसी फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। हमारा केस बहुत स्ट्रांग था, हमारे पास इतना स्ट्रांग एविडेंस और प्रेसिडेंट मौजूद था कि 2018 के अंदर KPK के अंदर 4 या 5 लोग आजाद हैसियत के अंदर मुंतखब हुए और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की दैट वाज नॉट इवन रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यानी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी नहीं थी। उस पार्टी का नाम था बाप पार्टी। और फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की कि जी शेड्यूल का वक्त गुजर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हमें रिजर्व सीट अलॉट की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पार्टी के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद उन्हें न सिर्फ रिजर्व सीट अलॉट की बल्कि उन्हें दोबारा शेड्यूल भी अनाउंस करके तो उन्हें रिजर्व सीट अलॉट कर दी। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो एक बाकायदा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो 2012-13 के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी विद इलेक्शन कमीशन। इसने 13 का इंतखाब लड़ा, इसने 18 का इंतखाब लड़ा, हमारे अराकीन ने बल्दियाती इंतखाबात लड़े। हम तो प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी, तो हम इस बुनियाद के ऊपर ये देख रहे थे कि शायद हमें भी यही रिलीफ मिलेगा। और इसके ऊपर लाहौर के डिवीजन बेंच का फैसला मौजूद था कि किसी भी टेक्निकल एरर की बुनियाद के ऊपर आप किसी पार्टी को उसके उस हक से महरूम नहीं कर सकते रिजर्व सीट्स के। ये रिजर्व सीटों का मामला पंजाब के अंदर 2018 में PTI भी अपनी लिस्ट जमा नहीं करवा सकी थी अकलियतों की। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने तो फैसला आया था और उसके बाद वो सीटें माफ कर दी गई। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट की अपनी जगह स्टेटमेंट, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का अगर डिसीजन देखा जाए तो उन्होंने तो बिल्कुल बुलडोज कर दिया उस स्टांस को जो कि PTI और आपका था। अब मैं उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता जी, फिर मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम के लिए भी प्रॉब्लम होगा, मेरे लिए तो वैसे ही प्रॉब्लम रहता है। जो मैं कहूंगा वो शायद बहुत सारे लोग सुनना तो फिर पसंद सुप्रीम ना करें। कोर्ट, चले मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई हूँ, फैसला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर जानने की क्या वजह है सर? वहां से भी फिर इसी किस्म की बात सुनाई देगी? कम से कम लोगों के आगे ये चीज बेनकाब तो होगी ना कि हम लोगों ने अपने तय पूरी काबिश की, हमने अपनी कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने
اور سسٹم کے اندر موجود لوگوں نے ہمارا حق غصب کیا. کم از کم وہ چہرے تو بے نقاب ہوں گے, وہ ایلیمنٹس تو بے نقاب ہوں گے. ہمیں امید ہے سپریم کورٹ انصاف دے گی. اگر نہیں دے گی تو پھر جس طرح آج اب آپ کے سامنے وہ دھرنا والا جو فیصلہ آیا, تو قاضی صاحب کو تو ہیرو بنایا گیا تھا کہ انہوں نے جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کیا تھا, انہوں نے رسپانسیبل قرار دیا تھا. آج قاضی صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے ان کے مقرر کردہ عدالتی کمیشن نے ہی جنرل فیض کو کلین چٹ دے دی ہے. تو کم از کم اس کے اندر اب چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت بھی بے نقاب ہو گئی کہ جس بنیاد کے اوپر انہیں بڑا مرد حر اور مرد مجاہد بنا کے اور پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی چیمپئن بنا کے پیش کیا گیا تھا, وہ چیمپئن ایک فالس گراؤنڈ کے اوپر تھا. اچھا, اب ایک اور ہوگی تو ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم عدالتوں ہاں نہیں بالکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا آ گیا سر. اب مجھے بتائیے گا کہ اب ایک اہم مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کیا, جیسے ہی ہمارے ضمنی جو ہمارے الیکشنز ہیں, پارٹی الیکشنز ہیں, اس کا فائنلائز وہ چیز ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم انڈیپینڈنٹلی واپس اپنی جماعت کے اس میں آ جائیں گے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی صرف سنی اتحاد کونسل کو استعمال کیا گیا, آگے کیسے چلیں گے آپ ان کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, استعمال والی کوئی بات نہیں ہے. یہ دس از بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کہ وہ جتنے اراکین تھے وہ عمران خان صاحب کی امانت تھے. میں نے پہلے دن جب یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے. جس وقت ان کا دل کرے گا یہ امانت بغیر کسی خیانت کے اسی وقت ان کے حوالے کر دی جائے گی. اس کے اندر کچھ میرا خیال ہے کہ شاید تحریک انصاف کے جس ساتھی نے اگر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ شاید قانونی طور پر چیزوں سے آگاہ نہیں تھے. کچھ قانونی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جتنے بھی اراکین ہیں جنہوں نے ایس آئی سی کو جوائن کیا تھا مجھ سمیت, یعنی میں نے خود اپنی جماعت کو جوائن کیا تھا جتنے کے بعد, ہم نے ایک بیان حلفی جمع کروایا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. دیٹ واز اے سائنڈ اینڈ پراپرلی اسٹیمپڈ ڈاکومنٹ جو ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا. اب الیکشن کمیشن کے اندر تمام اراکین سنی اتحاد کونسل کا بیان حلفی جمع کروا چکے ہیں. اس کے اوپر اب لیگل ماہرین سے رائے لینی پڑے گی کہ کیا اس ایفیڈیوٹ کے ہوتے ہوئے کیا وہ دوبارہ ری جوائننگ کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی یا نہیں کر سکتے. دیٹس اندر تھنگ. بٹ دوسری تھنگ میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں, کوئی استعمال نہیں ہوا. خان صاحب نے اعتماد کا اظہار کیا تھا. یہ چیز ہمارے اس کے اندر ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ وین ایور پی ٹی آئی ول بی کمفرٹیبل, تو یہ اراکین ان کے ہیں, یہ انہی کے پاس جانے ہیں. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں اور مجھے اس قسم کے کوئی تحفظات نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ بھی یقیناً ان کے ساتھ اتحادی کی صورت میں موجود ہیں, اس میں ابھی اندرونی مسائل بہت زیادہ ہیں. قیادت کے اندر رفٹس نظر آتے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب کی وہ ریٹ نظر نہیں آتی, پھر الگ اس میں کچھ گروپس بن چکے ہیں. آپ کے خیال میں اگر یہ ایک یونٹی کی صورت میں یہ جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسی اپوزیشن ثابت ہوگی؟ کیونکہ اس وقت ان کے آپسی مسائل بڑا کھل کر بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بھی اور تنقید بھی کرتے ہیں فیصلوں کے اوپر, تو کیا یہ چیز پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا رہی, پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے یہ ایشو کور کمیٹی کے اندر بھی اٹھایا تھا. میرا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ جو پالیسی کے اوپر اگر کوئی اختلاف رائے موجود ہوتا ہے, اور یہ ہر سیاسی جماعت کا حسن ہوتا ہے کہ وہاں پر پالیسی میٹرز کے اوپر اختلاف رائے ہوتا ہے, لیکن اس اختلاف رائے کو پراپر فورم کے اوپر اس کا اظہار کرنا چاہیے. پبلکلی ان چیزوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پھر ہر آدمی اپنی خواہشات کے مطابق آپ کے اس بیان کو لے لیتا ہے. لیکن جہاں تک اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کردار کا تعلق ہے, تو دیکھیں ڈے فرسٹ سے لے کے آج کے دن تک حکومت اسمبلی تو چلا نہیں سکی. وہاں پر یہ ہمارا اگر کسی ساتھی کا آپس میں اختلاف رائے ہو, کوئی حکمت عملی کے حوالہ سے, کسی بھی چیز کے حوالہ سے, وہ اسمبلی سے باہر آ جاتے ہیں. اسمبلی کے اندر آ کے ہر آدمی نے پراپرلی اپنا کردار ادا کیا ہے, پراپر پروٹیسٹ ہوا ہے. جو گائیڈ لائن جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے اندر جو چیزیں اجلاس سے پہلے فائنلائز ہوتی ہیں انہیں ہی اسٹرانگلی وہاں پر ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. تو اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز کے کردار کے حوالہ سے کسی قسم کا کوئی رفٹ نہیں ہے. دا پالیسی از کوائٹ کلیئر, ہم نے اس پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دینی ہے اور ہر آدمی اسی کے اوپر اس طرح ورکنگ کر رہا ہے. باقی ظاہر ہے کچھ اختلاف رائے ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں کے درمیان, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور یہ سب کانٹیننٹ کی سیاست میں ہوتا ہے, یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ڈائلما بھی ہے کہ جب آپ کا مین لیڈر جو ہے وہ جیل کے اندر ہو یا وہ مقصدہ کرائسس کے اندر ہو تو کچھ چیزیں کچھ ساتھی اظہار کر دیتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی سچویشن ایسی سیریس ہے کہ کوئی پارٹی کردار نہیں ادا کر پا رہی یا پارٹی میں کوئی اتنا انٹرنل رفٹ آ گیا ہے کہ وہ ہمارے کاز کو نقصان کرے گا. چھوٹی موٹے وہ بیانات اور وہ تندو تیز چیزیں چلتی رہتی ہیں. اچھا سر وقت ختم ہو رہا ہے. رضا صاحب اگر کوئکلی مجھے بتا دیں کہ احتجاج بھرپور طریقے سے شروع کرنے کا کب تک ایکسپیکٹڈ ہے آپ اور پاکستان تحریک انصاف کا, اور جے یو آئی فیک کو اس میں ملانے کا آپشن ابھی بھی موجود ہے یا نہیں؟ جی سر.
मेरे से पूछेंगे तो मैं तो आई विल नॉट गो फॉर दैट ऑप्शन। जो छह जमाती इत्तेहाद बना है ऑलरेडी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, उसके हवाला से सरबराही इजलास जो है, एक दो जलसे तो आपको पता बलूचिस्तान में हो चुके हैं। अब भी कुछ जलसे हैं जो बलूचिस्तान में हमने सिब्बी, डाडर और ये नीचे की बेल्ट जो सिंध के साथ मिलती है यहाँ पर करने हैं। ये हम बिल्कुल जो अपर बेल्ट थी पशीन, चमन, यहाँ से हम होके आए हैं। 29 तारीख को सरबराही इजलास है लाहौर के अंदर, जिसकी मेजबानी मैं खुद कर रहा हूँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कर रही है, और वहां पर हम इंशाल्लाह कंप्रीहेंसिव प्लान जलसों के हवाला से, जुलूसों के हवाला से, एहतजाजी तहरीक के हवाला से और इमरान खान साहब के हवाला से अनाउंस करेंगे। और हम बहुत क्लियर हैं कि हम जो स्ट्रीट एजिटेशन है उसकी तरफ तेजी के साथ लीड कर रहे हैं, और 29 तारीख को इंशाल्लाह उसका पूरा प्रॉपर जो प्लान है वो लाहौर के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रजा साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद, सर आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले चंद हफ्तों में भरपूर तरीके से स्ट्रीट पावर शो करने की कोशिश करेगी। उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और बाकी जो 4 जमातें हैं वो भी अपना हिस्सा डालेंगी। अब देखना ये होगा कि ये इत्तेहाद कितना प्रेशर बिल्डअप करता है हुकूमत के ऊपर। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हुकूमत माशी तौर पर कोशिश ये कर रही है कि सऊदी अरब से आने वाले वक्त के साथ इंपॉर्टेंट मुआहदों के ऊपर दस्तखत हो सके या उनको हतमी शक्ल दी जा सके। यकीनन IMF से होने वाले एग्रीमेंट से पहले ये मुलाकात और इस वक्त की पाकिस्तान आमद एक अहम संग मील साबित हो सकता है। किस हद तक इसके असरात पड़ेंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब की तरफ से बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि इंपॉर्टेंट तरीन एग्रीमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है, बल्कि हो सकता है आगे चलकर सऊदी फरमारवा की पाकिस्तान आमद से पहले बहुत से माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के लिए राह हमवार भी हो सके। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब IMF से एग्रीमेंट भी होना है। यकीनन सऊदी अरब की तरफ से माशी चैलेंजेस में मदद फराहम करने से दीगर जो ममालिक हैं उनका एतमाद भी पाकिस्तान के ऊपर बढ़ेगा, और पाकिस्तान के जो माशी चैलेंजेस हैं उनका वजन भी पाकिस्तान के कंधों से कम हो सकेगा। लेकिन इसमें कुछ मुतनाज़ किस्म के मुआहदों का भी जिक्र हो रहा है, खासतौर पर PIA और इस किस्म की जो दीगर एयरपोर्ट्स हैं जो कि PIA के हवाले से काम करते हैं या फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनको प्राइवेटाइज करने के बारे में भी बात की जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि उन तमाम मसाइल से निपटने के लिए क्या सऊदी अरब की तरफ से वाफिर मिकदार में माशी इमदाद या मुआहदों की सूरत में इन्वेस्टमेंट, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा दीगर अहम इशूज़ के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून की क्या सियासी हिकमत अमली हो सकती है, इसके ऊपर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब से थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो सऊदी अरब की तरफ से वजीर खारजा के साथ एक वफ्द आया है, SIFC के अंडर उनसे बातचीत की जा रही है, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स इसमें बड़े जो हैं वो इन पाइपलाइन है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए इस मुश्किल टाइम में सऊदी अरब की सपोर्ट कितना अहम संग मील साबित हो सकता है? ये सऊदी अरब पाकिस्तान के जो मेजर एलाइज हैं उनमें से सबसे टॉप पे एक तारीखी हमारा ताल्लुक है, एक मजहबी और सकाफती ताल्लुक भी है। लेकिन अब इसकी नौयत जो है वो तब्दील होने जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब अब आज का नहीं, बहुत सालों से उनकी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। और वो जो एक पुराना तरीक़ेकार था कि जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मदद तलब की, उससे अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सऊदी अरब की तरफ से तो इतना ज्यादा इशू नहीं है। इशू हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है कि क्या वो उसके अंदर इस्तेदाद डेवलप होगी कि वो इस जो सऊदी अरब की बहुत ही फराख दिलाना ऑफर है उससे फायदा उठा सकें। तो बहुत सारे जो कानूनी और जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं वो SIFC के लिए हल करने की कोशिश की जाएगी। और जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है मुआशरत को दोबारा ग्रो करने का और उसको आगे लेकर चलने का, नया रोजगार पैदा करने का, तो उसमें भी फिर जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की इस्तेदाद का चैलेंज है कि वो तमाम जो कानूनी और रेगुलेटरी और पार्लियामेंट्री जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करके, तो ये जो अब सरमायाकारी आ रही है उसको जमीन पर लाकर पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतर खुशहाली की उम्मीद बना सके। सर, ये भी फरमाइएगा कि ये ऑप्शन भी ज़ेरे बहस आ रहा है कि PIA और जो दीगर कुछ एयरपोर्ट्स हैं वो भी सऊदी अरब के अंडर कर दिए जाएं। लेकिन इसमें कॉन्स्पिरेसी ये भी आ रही है कि क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ शायद PIA उन चंद एयरलाइंस में से है जिसके पास मौजूद हैं और उसकी लागत अरबों रुपए में आती है।
تو کیا آپ کے خیال میں یہ فائدہ مند ہوگا کہ پی آئی اے جیسی ایئر لائن کو اور ان تمام دیگر ایئرپورٹس کو ہم کسی اور کو آؤٹ سورس کر دیں؟ جی دیکھیے، ہمیں ایک بہت پرانے جو ہمارے رویے ہیں ان سے آگے بڑھنا ہوگا. پی آئی اے کے پاس بڑے ویلیوبل ایسٹس بھی ہیں، لیکن وہ سب لوگ جو ہمیں ان ایسٹس کی ویلیو یاد کرواتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پی آئی اے کے اوپر سینکڑوں ارب روپے کے پاکستانی عوام کے دیے گئے اور دوسرے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی طرف سے جو قرضہ لیا گیا اس کا بھی بوجھ ہے. تو آج کی دنیا میں ہمیں جو بیلنس شیٹس ہیں اس کی دونوں سائڈوں کو دیکھنا ہوگا نا، کہ پی آئی کے اوپر کتنا بوجھ ہے اور اس کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، تو ان کے مطابق ہی فیصلہ ہونا ہے. سر اب یہ بتائے گا کہ سعودی عرب کے وزٹ کے علاوہ کچھ دیگر اہم ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. فیض آباد دھرنے کے حوالے سے سر فیض حمید صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ اب منظر عام پر آیا ہے. اس میں تو انہوں نے تمام ایشوز سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو حکومت تھی اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کی کنسنٹ اور ان کے کہنے کے اوپر وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ بنے، ان کی ذاتی کوئی خواہش یا ایما اس میں شامل نہیں تھی. تو سر آپ کے خیال میں آپ کی جماعت کی حکومت کی ساری ذمہ داری انہوں نے اس وقت کی حکومت اور آرمی چیف کے اوپر ڈال دی ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ یہ دیکھیے، پاکستان کے جو عمومی حالات ہیں ان میں اس طرح کی جو مشکل صورتحال جو کہ فیض آباد دھرنے میں پیدا ہوئی تھی اس کی حقیقت کمیشن کے ذریعے تو جاننا بہت مشکل ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے کمیشن کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں اور اس میں جو کہا گیا ہے تو وہ ساری ذمہ داری ایک دفعہ پھر جو ہے وہ منتخب حکومتوں پر ڈال دی گئی ہے، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہے یا وفاقی حکومت. اور اس وقت کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، اور جو وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی انہوں نے ساری ذمہ داری خود قبول کر دی ہے. تو لہٰذا ہمیں ایک 7 منٹ ہو گئے ہیں ابھی، ایک 7 مشکل منٹ بھی آپ صورتحال کر کا سکتے سامنا ہے جس میں ہم سب کی ایک رائے ہے اس کے بارے میں. لیکن وہ رائے جو ہے وہ کمیشن نے بڑا واضح کہا ہے کہ چونکہ ہم نے بیانات لیے ہیں اور ہمیں ان بیانات سے کوئی شواہد نہیں ملے. تو حالانکہ کمیشن کا یہ بھی کام تھا کہ اس کے اوپر صرف بیانات کے اوپر نہ رہا جاتا، اس کی دوسرے شواہد ہیں وہ بھی اکٹھے کیے جاتے، لیکن انہوں نے صرف بیانات کے اوپر انحصار کرتے ہوئے ایک رپورٹ ایشو کر دی. تو اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بتائیے کہ ہم اس پہ میری نظر میں الجھے رہیں. ہمیں ضرورت ہے ایک مستقل پارلیمانی کمیشن کی کہ جنوبی افریقہ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سے مطابقت رکھتا ہو، جس کے ذریعے ہم اپنے ماضی کے جو اس طرح کے چیلنجنگ واقعات ہیں یا تلخ حصے ہیں ان کا سامنا کر سکیں، ان کا شمار کر سکیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریکننگ ود دا پیسٹ. اس کا ایک ڈرافٹ ٹی او آر بنا کے مختلف جماعتوں کے سامنے رکھنی چاہیے، اپوزیشن سے بھی شیئر کرنا چاہیے. اور یہ ایک متفقہ ایفرٹ ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے کہ ہم ان سب یہ جو اب صرف فیض آباد دھرنا نہیں ہے، 2021 میں جو تحریک طالبان پاکستان کو اس وقت کے صدر کی طرف سے اور عسکری قیادت کی طرف سے عام معافی دی گئی، جس کے نتیجے میں آج پاکستان میں دہشت گردی جو ہے اس سال کے مقابلے میں 300-400 گنا بڑھ چکی ہے. یہ سارے ایسے ایشوز ہیں، مشکل اور ٹف حساس معاملات ہیں، لیکن ان کو اگر ہم نے ایک ذمہ داری سے اور سنجیدگی سے ڈیل کرنا ہے، بہرحال اس کا کوئی فورم ہمیں بنانا پڑے گا. سر آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے کہ جہاں آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں وہاں پر اگر آپ پچھلے کچھ عرصے میں اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بڑے سیویئر ایلیگیشن عائد کر رہی ہے عدلیہ کے اوپر، ان کے چیف جسٹس صاحب کے اوپر ٹاؤٹ ان کو قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی پٹیشنز پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کی جاتی ہیں ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا، ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں چاہے عدالتیں ہوں یا ادارے ہوں، کیا کوئی ایسا جمہوری نظام میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ یہ ادارے یا عدالتوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی جواب دہ ہوں کسی پلیٹ فارم پر یا پارلیمنٹ کے سامنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جماعت کے وزیر اعظم نے اور صدر نے اپنے دستخطوں سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا ریفرنس فائل کیا تھا، آج کے چیف جسٹس کے بارے میں ایک لفظ پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا. تب بھی بدنیتی تھی، آج بھی بدنیتی. ہم سب کے اوپر ایک آپ کہتے ہیں ہم کیسے وہ ضابطہ اخلاق ہے کہ اگر ہم عوامی نمائندے ہیں اور عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ لے کر آئیں، صرف اس کو میڈیا کی حد تک گند پھینکنے کے لیے استعمال نہ کریں. یہ بہت ہی غیر ذمہ داری ہے. اور اب جبکہ
के जो टेन्योर है उसमें चंद महीने रह गए, अगर तो कोई सबूत और शवाहिद हैं वो लेकर आए सामने, अदरवाइज फिर हमें बहरहाल कहीं ना कहीं तो ये ज़ाब्ता अखलाक बनाना पड़ेगा। इससे पहले कि कोई शख्स रियासत के आला तरीन ओहदेदारों के बारे में कोई गुफ्तगू करे, उस पर कहीं ना कहीं तो सबूत और शवाहिद की कदगन होनी चाहिए। सर, एक और अफवाह के बारे में भी आपका कमेंट चाहूंगी, वो ये कि पिछले कुछ अरसे में ये बात भी की जा रही है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनका जो मुलाजमत का टेन्योर है वो 3 साल होना चाहिए। एक तो ये कि क्या नून लीग के अंदर इस हवाले से कोई कंसेंट पाई जाती है कि मौजूदा चीफ जस्टिस को 3 साल के लिए अपने ओहदे पर रखा जाना चाहिए, और आपके ख्याल में क्या ये इनिशिएटिव होना भी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ के मामले पर पहले ही बड़ा मुतनाज़ टेन्योर समझा जाता रहा है, एक्सटेंशन देना खास तौर पर। ये मुस्लिम लीग नून का ये रिकॉर्ड नहीं है एक्सटेंशन देने, और ना ही ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। अब अगर ये एक मखलूत हुकूमत है जिसमें दूसरी जमातें भी शामिल हैं, ये तजवीज़ एज ऑफ टुडे हमारे नॉलेज में नहीं है। तो अफवाहें जरूर उड़ी हैं, लेकिन काबीना के सामने भी ऐसी, जहां तक मेरा नॉलेज है, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। तो लिहाजा इस पर अभी मुस्तकबिल में अगर हुकूमत को सोच विचार कर रही है, लेकिन आज की तारीख तक तो हमें कोई इस पे वाज़ेह सबूत नहीं है कि ऐसी कोई तजवीज़ कानून बनकर सामने आएगी पार्लियामान। सर, ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाया जा रहा है, जिस तरह पीडीएम में बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए माजी में, अब उसी किस्म का एक अलायंस पीटीआई भी बनाना जा रही है और अचकजई साहब को उसकी क़यादत दे दी गई है। अब JUIF को शामिल करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन अभी क्लैरिटी उसमें मौजूद नहीं। लेकिन इसके बावजूद क्या आपको या आपकी जमात को कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन फील होती है, क्योंकि अभी एक नौमौलूद हुकूमत है, चंद माह इसको हुए हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एहतजाज और धरने और इस किस्म की सियासत करने से अपोजिशन की जमातों की, क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत चलना मुश्किल हो सकेगा? ये पहली तो बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ का एक फाशिस्ट माइंड सेट है, उनके लिए किसी अलायंस में रहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर बन भी जाती है तो हम तो जमहूरी स्पिरिट में उसको वेलकम करते हैं कि अगर ऑपोजिशन जो है वो अपनी राय आवाम के सामने रखना चाहते हैं। सिर्फ एक जो रेड लाइन है जो कि तहरीक इंसाफ बार बार माजी में क्रॉस कर चुकी है, वो है सरकारी इमारतों को आग लगाने की, पुलिस को जदोकोब करने की, पुलिस को पर पेट्रोल बम फेंकने की, पार्लियामान का जंगला गिराने की, पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर कब्जा करने की, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाने की, बल्कि पेशावर में 150 जिंदा जानवरों को आग लगाने का रिकॉर्ड है। तो अगर तो ये तशद्दुद से पीछे रहते हैं और सिर्फ पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। यकीनन इस वक्त हुकूमत तमाम तर वसाइल के ऊपर फोकस तो किए हुए, लेकिन एक बड़ा मसला इन चैलेंजेस से निमटने की राह में रुकावट की सूरत में हायल है, और वो है अपोजिशन की तरफ से भरपूर एहतजाज करने का एरिया। और अगर ये कामयाब हो जाता है तो यकीनन हुकूमत के लिए अपनी पोजीशन को मजबूती के साथ थामे रखना बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद बात करने जा रहे हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, जो कि आज मुनक्किद की गई, और उसमें एक अहम डेवलपमेंट ये रही कि सोशल मीडिया जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर असल के साथ साथ फेक न्यूज़ भी बड़ी बुलंदी और बड़ी ऊंचाइयों को छूती है विद इन आवर्स। खास तौर पर इसमें बात की गई है कि झूठा जो प्रोपेगेंडा है, ऐसे करने वाली शख्सियात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है, किन मजमूम मकासद को नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी कार्रवाई के जरिए, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ा मसला जो कि इस वक्त मुख्तलिफ इदारों यहाँ तक कि हुकूमतों को, सियासी जमातों को भी दरपेश है, वो है फेक न्यूज़ का। यकीनन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसने मीडिया को भी कॉम्पीट कर दिया है, और सबसे बड़ा मसला अब ये हो चुका है कि आया उसके ऊपर बगैर सबूतों के जिस तरीके से वाफिर मकदार में मवाद डाला जाता है, बगैर ऑथेंटिसिटी के आप किसी के ऊपर भी किसी भी वक्त किसी भी स्टेज के ऊपर कितना ही संगीन इल्ज़ाम आयद कर दें, कोई पूछने वाला नहीं। और यहाँ तक कि अगर आप उस पर सवाल ये करें कि आखिर आपके पास सबूत क्या है, तो उसके जवाब में वही इल्जाम लगाने वाला आपको पड़ जाता है, बल्कि अपने साथ कई सौ लोगों को मिलाकर आपको बुरा भला कहना शुरू कर देता है। अब ये मसला सिर्फ आम शख्सियात को ही दरपेश नहीं है, आम यूजर्स को ही दरपेश नहीं है, बल्कि इसकी मिसाल हमें इदारों और हुकूमतों की सूरत में भी नजर आती है। और इसकी एक झलक हमने देखी आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। इस हवाले से गुफ्तगू की गई कि जिस तरीके से फौज पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर तनकीद और इल्जामात का सामना करना पड़ा है, यकीनन अपने पूरे दौर में ये उनके
لیے मुश्किल तरीन दौर है जब उनके ऊपर झूठे इल्जामात सरासर आयद किए जा रहे हैं और वक्तन फवक्तन भरपूर कार्रवाई इसके हवाले से की जा रही है। इस पर यकीनन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ ये बात हुई है कि इसका एक जो अहम एज है वो ये है कि फौज और अवाम के दरमियान एक स्पेस पैदा किया जाए, बल्कि फौज की किरदार कुशी भी की जाए। यकीनन इसको रोकने के लिए आर्मी चीफ साहब की तरफ से ये कहा गया है कि उन तमाम लोगों, शख्सियात या उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने की जरूरत है, बल्कि उनको सजा भी होनी चाहिए। किस हद तक ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करने के लिए मौजूद है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट परवेज संधेला। परवेज, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। परवेज, अगर आपकी नजर से गुजरी हो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया, तो ये फरमाइएगा कि उसमें बात की गई है कि पाक फौज के खिलाफ इस किस्म के इल्जामात आयद करना, पूरी भरपूर मुहिम चलाना, फिर उसके बाद उसमें कोई चेक एंड बैलेंस ही मौजूद नहीं है। इन कोशिशों को रोकने के लिए एक भरपूर कार्रवाई करने की जरूरत है ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ। मुझे बताइए ये मुमकिन कैसे है और इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, ये देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम तो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी हर जगह पे इस पे वावेला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं कि ये जो फेक न्यूज वाला मामला है, डिसइंफॉर्मेशन वाला मामला, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको अभी तक लोग शायद, मैं तो बल्कि अदारे गवर्नमेंट को समझ रहा हूँ कि ये शायद इसको इतनी अहमियत दे नहीं रहे, लेकिन इसका जब तक सद्देबाब नहीं किया जाएगा, कानून साजी नहीं की जाएगी, बल्कि मैं तो अप्रिशिएट करूंगा पंजाब की वज़ीर आला है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको भांपा और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर कानून बनाने के लिए कहा और वो भी उसके लिए डेफिनेट मुसवदा तैयार हो रहा है। कुछ दिनों तक वो शायद पंजाब असेंबली में भी आ जाएगा और जब उस पर कंप्लीट हो जाएगा और पंजाब में एक बाकायदा कानून बन जाएगा। और आज जो जिस तरह ISPR की हमने ये प्रेस रिलीज पढ़ी है, उसमें भी जोर दिया गया है कि इसका कोई मतलब पूछने वाला ही नहीं है। आप ये देखें कि आपको याद होगा एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था जिसमें हमारे जनरल साहब और हमारे कुछ जवान जो हैं वो उन्होंने शहादत पाई थी और फिर उसके बाद जिस तरह पे उन पर कीचड़ उछाला गया, यहाँ पर शोहदा जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और फिर एक खास फिरका है, अच्छा यहाँ पर भी खुल के नाम लेना चाहिए, फिरका नहीं कहना चाहिए। ये देखिए 90% जो है ना वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग हैं और हर चीज को वो जोड़ देते हैं इमरान खान साहब से, हर चीज को जोड़ देते हैं वो बानिए जो तहरीक इंसाफ है उनसे जोड़कर वो ये देखते भी नहीं है। परवेज, ये भी तो माने ना कि देखें बाकी जमातों ने पैरेलल उनके काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई ना। PTI ने पहले बना ली, सोशल मीडिया पे पहले पहुंच गए, उनकी प्रेजेंस, वो स्पेस उन्होंने ले लिया, बाकी जमातें उस पर पीछे रह गई ना। तो ये एक बड़ा नुकसान तो खुद बाकी जमातों को भी हुआ है इस वजह से। ये बदकिस्मती है, ये मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक ये दो बड़ी जमातें जो हैं इन्होंने अभी तक इसको इतना बड़ा प्रॉब्लम समझा ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये देखें कि फर्ज किया कि पंजाब में भी गवर्नमेंट बन गई है, तो क्या पंजाब में कोई इसका काउंटर करने के लिए आप कानून तो बना रहे हैं? नहीं, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। नहीं परवेज, मुझे इसमें बताइए, जो आपने कानून की खबर दी है, ये कानून साजी सिर्फ पंजाब हुकूमत के खिलाफ जो तनकीद होगी उसको काउंटर करने के लिए होगी और उसमें क्या सजा भी मिलेगी? नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल जी, इसमें सजा मिलेगी। उसमें जो पहले अलामिया में कहा गया था कि 6 महीने के अंदर फैसला है, लेकिन मेरा ख्याल है उस पे 6 महीना काफी लंबा टाइम है, उस पे कहा जा रहा है इसको महीने 2 महीने पे लेकर आए, ताकि जो ये करते हैं खाली पंजाब हुकूमत पर तनकीद, बिल्कुल हरगिज नहीं। जो भी डिसइंफॉर्मेशन होगी, जो भी फेक न्यूज होगी, जो भी यहाँ पर बैठकर पंजाब में इस किस्म की हरकतें करेंगे, अब उसके लिए जाहिर है पंजाब का IP यूज हो रहा है या इसके लिए वो बंदा पंजाब में बैठा हुआ है, इसके लिए लाहौर या वो किसी दूसरे शहर में बैठा हुआ है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जजों से बाकायदा उनको सजा मिलेगी। मैं आपको एक बात बताऊं नादिया, ये सिर्फ 2, 4, 5 टेस्ट केस आप कर लेना, उसके बाद होता क्या है। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे बड़े सीनियर सहाफी से लेकर, बड़े सीनियर एंकर से लेकर, किसी एक बंदे के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है सहाफत के साथ, वो यूट्यूबर है, उसने मतलब कोई खबर बना दी, कोई टेबल स्टोरी बना ली कि शाम को है कुछ नहीं, अच्छा 2 इधर से पकड़ी, 2 लाइनें इधर से पकड़ी और एक टेबल स्टोरी बनाकर एक लंबा चौड़ा जिस तरह मतलब कि वो वीलॉग कर दिया, उसका थंबनेल बना दिया और उसमें आपने आर्मी को भी डाल दिया, उसमें आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी डाल दिया, उसकी मुलाकात भी करवा दी, उनको पता नहीं उम्रा हज भी करवा दिया, जिसका कुछ लेना देना नहीं है। सबसे जो मैं कहता हूं कि देखें, मेरे खिलाफ कोई करे तो इट्स ओके, मेरी जाती है, लेकिन अदारे के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुदा का खौफ करें। आप लोग अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, अब देखें तो सही जाके बॉर्डरों पे। नहीं, लेकिन परवेज मुझे एक तो क्विकली ये बताएं कि जैसे कल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि सोशल मीडिया से मुतालिक कानून साजी होनी चाहिए, सजा भले नहीं हो लेकिन कम से कम कानून साजी होनी चाहिए कि जो बंदा बात कर रहा है उसके पास सबूत क्या है। दूसरा मुझे बताएगा कि क्या अगर हम बड़े दीगर मुमालिक का हवाला दें जिनको हम हमेशा कंपेयर करते हैं, रोल मॉडल समझते हैं, वहां पर क्या हुकूमतों के और इदारों के खिलाफ खुलकर बात होती है, तनकीद होती है बगैर सबूतों के?
देखिए मैं इस वक्त हॉलैंड में बैठा हूँ, एम्स्टर्डम में 26 साल पे यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे में इतनी जरूरत और हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ के किसी भी अदारे के खिलाफ यूं उठ के ट्वीट कर दूं या कोई ऐसा वीलो कर दूं जिसका सिरे से कोई तल्लक ना हो नहीं सकता। इंग्लैंड में हमारे कुछ जानने वाले हैं, गलत ट्वीट करने की वजह से एक ट्वीट ना जिसमें उनको 1.5 लाख पाउंड में पड़ा है। आपने गलत ट्वीट किसी के खिलाफ की और उसके बाद वो साबित ना कर सके तो 1.5 लाख पाउंड आपको जुर्माना हुआ है। इन ममालिक में पाकिस्तान की तरह मजाक नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब ये बात कैसे कह रहे हैं कि कानून बन जाए भले सजा ना हो? क्यों भाई सजा क्यों ना हो? शायद मोहसिन नकवी साहब जो है वो ये सोच रहे हैं कि उनका अपना भी एक चैनल है तो कहीं नहीं जी, सजा होनी चाहिए। सजा के बगैर बात नहीं बनेगी। सजा देनी चाहिए, सजा हर हाल में होनी चाहिए, दिनों में होनी चाहिए। वो चाहे फौज के खिलाफ कर रहे हो, चाहे वो रियासत के खिलाफ कर रहे हो। अगर कोई ऐसी बात है जिसका कुछ सबूत है तो आप करें, आपको आजादी है। किसने रोका है? पाकिस्तान से ज्यादा आजादी पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। कभी जो आपके मुंह में आया आपने कह दिया वो वजीर आजम है, वो वजीर आला है, किसी के बारे में कुछ कह दें। आजादी जरूर है, लेकिन ये झूठे और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए। मैं इसके 100% हक में हूँ। और एक बात और बताऊं, जितनी जल्दी हो सके होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हुकूमत समझ रही है कि ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज संदेला। सोशल मीडिया के हवाले से काम करते हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, यकीनन सोशल मीडिया के मसाइल को बखूबी समझते भी हैं। यकीनन इस वक्त की हुकूमत हो या इदारे हो, वो सोशल मीडिया पे जिस किस्म की फेक न्यूज और एलिगेशंस का एक सिलसिला है उससे शदीद नाला नजर आती है। परफॉर्मेंस को अलग ये खराब करता है और बदनामी का बाइस अलग बनता है, न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर। लेकिन ये भी मानना जरूरी है कि कभी भी इदारती सतह के ऊपर या हुकूमती सतह के ऊपर इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं की गई, जिसके लिए बड़ी अरसे से जरूरत महसूस की जा रही थी। बिल आखिर अब हम उसी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।